अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जेक्यूरी के बारे में सीखेंगे। तो जेक्यूरी के बारे में मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं जिनकी मदद से मैं आपको जेक्यूरी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए देखते हैं स्लाइड्स को। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि इस वीडियो ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि जेक्यूरी क्रैश कोर्स फॉर बिगिनर्स। मतलब ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में है और जेक्यूरी को सीखना चाहते हैं। लेकिन इसकी एक प्रीरिक्विजिट है कि आपको या इस जेक्यूरी को पढ़ने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट का आना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको इनकरेज करूँगा कि अगर आप ये कोर्स करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स, क्योंकि इस एक कंप्लीट वीडियो में मैं आपको जेक्यूरी के बारे में तमाम जो फंक्शनैलिटी है मैक्सिमम मैं आपको वो सिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप मेरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स ज़रूर देखें जो कि एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स है। उसमें HTML5, CSS, CSS3, जावास्क्रिप्ट और PHP एंड MySQL भी शामिल है। वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये एक बोनस क्रैश कोर्स है और उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जेक्यूरी कैसे यूज़ किया जाए, क्योंकि अगर हम पेजेस में इंटरेक्टिविटी लाना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम जो कोड लिखते हैं वो थोड़ा लेंथी होता है, तो हम उसको कम करने के लिए जेक्यूरी को फिर एज अ रिप्लेसमेंट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेक्यूरी, व्हाट इज़ जेक्यूरी। जेक्यूरी बेसिकली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बेसिकली है जावास्क्रिप्ट ही, लेकिन इसके अंदर उसने जो इसका ऑथर है या जो जितने इसके ऑथर्स हैं उन्होंने मिल के या अकेले ने मिल के एक पैकेज बना दिया आपके लिए, एक लाइब्रेरी, एक JS फाइल बना दी जिसके अंदर आप उसने कुछ फंक्शंस ऐड कर दिए। तो उससे क्या हुआ कि अगर आप जो कोड जावास्क्रिप्ट के थ्रू 3-4 लाइन या 5 लाइन में लिखते हैं और उसको टारगेट को अचीव करते हैं, जेक्यूरी के अंदर वही कोड आप 1 या 2 मैक्सिमम लाइंस में लिख के उसको अचीव कर लेते हैं। और चूँकि जेक्यूरी वालों का मोटो भी यही है कि राइट लेस एंड डू मोर, मतलब कम लिखो और ज़्यादा टारगेट हासिल करो। तो इसी वजह से मोस्टली जेक्यूरी को प्रेफर, मोस्टली क्या, जहाँ पे आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो वहाँ पे जेक्यूरी को प्रेफर किया जाता है। इसके बहुत सारे प्लगइन भी बिल्ड अप हो चुके हैं जिनको आप अपने जेक्यूरी के साथ यूज़ करके क्विकली अपनी वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव और डायनामिक बना सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा जेक्यूरी का इंट्रोडक्शन। तो जेक्यूरी को ऐड करने के लिए हमें जो HTML का एक टैग है स्क्रिप्ट टैग, वो यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हमें H1 हेडिंग टैग ऐड करने के लिए H1 यूज़ करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम जेक्यूरी को ऐड करते हैं। बल्कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेक्यूरी को समझने के लिए कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट बेसिकली आप जो फाइल बनाते हैं, जो HTML जिसके एक्सटेंशन रखते हैं, उसको अपने कंप्यूटर में या सर्वर पे सेव करते हैं, वो आपका एक डॉक्यूमेंट होता है। और जब आप उसी डॉक्यूमेंट को किसी ब्राउज़र में रेंडर करते हैं, ओपन करते हैं और वो ब्राउज़र को रेंडर करता है, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और आपको एक विजुअल सा नज़र आता है। जैसे आप एक घरों का नक्शा बनवाते हैं, तो जब तक वो नक्शे पे रहता है वो एक डॉक्यूमेंट या उसको एक ऑब्जेक्ट कहेंगे, या आप उसको डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। फिर जब आप उसका एक ढांचा सा बना लेते हैं तो उसको आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर उस ऑब्जेक्ट की जो हायरार्की होती है, जिस तरह आपने उसको डिज़ाइन किया होता है, तो वो उसको हम जिस तरीके से वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, मतलब एक जगह पे जाने के लिए आप दूसरी एक जगह से गुजर के आपने जाना है। जैसे अगर आपने गैराज, अपने गाड़ी घर का गैराज फ्रंट पे है और उसके पीछे आपका मेन डोर है, तो जाहिर बात है उस गैराज से गुजर के आप दरवाजे तक जाएंगे, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। तो इस चीज़ को कहा जाता है कि आपने उसका कैसा मॉडल डिज़ाइन किया। तो जब HTML का स्ट्रक्चर, एक कंप्लीट वेब पेज का स्ट्रक्चर बनता है, तो वो एक बेसिकली एक मॉडल होता है, कंप्लीट मॉडल। उसको विजुअली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं अभी आपको इसको एक डेमो छोटा सा बना के भी दिखाता हूँ। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको डोम भी कहा जाता है। ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये कोई एक वर्ड नहीं है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, कोई एक वर्ड है। बेसिकली ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं कि डॉक्यूमेंट जो आपकी HTML फाइल है, ऑब्जेक्ट जो रेंडर होकर ब्राउजर में नजर आता है, और मॉडल जो उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कि कौन से टैग के बाद कौन सा टैग है, उसके अंदर कितने टैग हैं, और जो फर्दर उस टैग के साथ कौन सा टैग लिंक है। तो ये उसका सारा मॉडल होता है। तो जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी को कंपेयर करना अब ऐसे ही है। मैं इसको क्या कंपेयर करूं, मैं सिर्फ इसका ये कंपेयर करूंगा। बेसिकली जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी कंपेयर ऐसे ही करना है कि जैसे बेटे और बाप को कंपेयर करना। बेसिकली जावास्क्रिप्ट बाप है और जेक्यूरी उसका बेटा या बेटी, आप जो भी इसको समझ लो। तो इसको कंपेयर करना तो ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी
हम जो मैं कंपैरिजन का इस तरीके से किया जाता है कि जो काम आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं 3 4 5 लाइनें लिख के, वही काम आप jQuery में 1 या 2 लाइनें लिख के कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो जावास्क्रिप्ट का वो 5 6 लाइन का कोड है, उसको उन्होंने पैकअप करके एक फंक्शन के अंदर पैकअप कर दिया होता है, और वो फंक्शन आप jQuery के थ्रू एक्सेस करते हैं। जब जैसे ही वो फंक्शन एक्सेस होता है तो वो 4 5 लाइन कोड खुद वो परफॉर्म कर देता है। तो इस वजह से आपको लगता है कि आपने 3 या 1 लाइन लिखी है, बेसिकली वो पीछे उसके जो लाइब्रेरी है उसके अंदर वो कोड डिफाइन किया हुआ है। जो 4 5 लाइनें आपने लिखनी थी वो आप jQuery ने आपके लिए लिखनी, और आपको जस्ट उस फंक्शन को कॉल करना पड़ा है विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर। आगे चल के हम इनको देखेंगे और आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो एनेबलिंग jQuery इन योर पेज, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि jQuery को पेज में ऐड करने के लिए, अपने किसी भी वेब पेज में ऐड करने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करते हैं। तो चलिए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं अपना फेवरेट एडिटर ओपन करता हूं जो कि सबलाइम टेक्स्ट है, और यहाँ पे मैं एक फाइल, ऑलरेडी ये ब्लैंक फाइल ओपन है, तो मैं इसको सेव करता हूँ jQuery टूट के नाम से डेस्कटॉप पे। आपको कोई सा भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको jQuery टूट के नाम से .html के नाम से सेव करता हूँ इसको। तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे jQuery टूट के नाम से HTML फाइल jQuery ट्यूटोरियल के नाम से फाइल आ गई। अब यहाँ पे मैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ऐड करता हूँ। अब मैंने HTML:5 लिखा तो ये स्ट्रक्चर आ गया। बेसिकली ये एक फीचर है सबलाइम टेक्स्ट का भी, जिसके ज़रिए हम इसको जेन कोडिंग भी कहा जाता है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में नाम इसका एमिट कोड है। तो ये आप प्लगइन ऐड भी कर सकते हैं इसमें सबलाइम टेक्स्ट में, या कोई भी आप स्मार्ट एडिटर जैसे atom.io यूज़ कर रहे हैं या कोई और यूज़ कर रहे हैं नेटबीन्स, तो उसमें भी आप एज ए प्लगइन इसको ऐड कर सकते हैं और इससे एडवांटेज ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा हमें कोड लिखना नहीं पड़ता, वो खुद लिख देता है, वो आप देखते जाएंगे जब मैं कोड लिखता हूँ। तो ये हमारे पास एक कोड ओपन है, हमने एक HTML का स्ट्रक्चर बनाया। अगर मैं इसकी आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊँ, किस में दिखाऊँ आपको, मैं इसकी आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ पेजेस, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ जस्ट टू शो यू। तो यहाँ पे मैं एक न्यू पेज बना लेता हूँ। तो ब्लैंक पेज है, ये हमारे पास एक पेज है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ शेप्स, क्विकली एक शेप बना दी, एक और शेप ऐड कर दी। अब मैं इसमें शेप्स ऐड करता रहता हूँ, 3 4 5 6। चलिए अभी इसको मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास बेसिकली ये सबसे ऊपर जो है ये HTML है, जो टैग हमने लिखा HTML का टैग। ये जैसे मैं आपको दिखा दूँ, साथ साथ मैं अगर दिखा सकूँ आपको, तो ये देखिए ये सबसे ऊपर HTML का टैग है। उसके अंदर नीचे हेड और बॉडी का हमारे पास टैग है। तो मैं यहाँ पे 2 बॉक्सेस लगा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गैप लेके, और यहाँ पे मैं शेप में से ये लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वाले, ये लाइन हमारे पास आ गई। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ शो कर देता हूँ कि ये HTML इसके अंदर है, और ये हमारे पास है हेड है। और इसके अब इसके अंदर मैं फर्दर एक और ऐड कर देता हूँ। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली ये वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको, डॉक्यूमेंट को। तो ये इसका ये है HTML के नीचे ये आ गया, और इसके नीचे ये बॉडी आ गई, हेड। अब आगे हेड के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें, मेटा है और टाइटल है। तो फर्दर हम इसको 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं हेड को। और इसी तरह बॉडी के अंदर हमारे पास फिलहाल इस वक्त कोई भी नहीं टैग, तो इसको हम सेपरेट रखते हैं। और यहाँ पे मैं एक करता हूँ H1 वेलकम टू ओवर वेबसाइट, और ई नॉर्मल पिक्सल में इसमें ऐड कर देता हूँ। ये सेव कर लिया। तो ये हमारे पास है, इसके अंदर फर्दर इसके अंदर आगे 2 हमारे पास ऐड हो गए। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा ताकि आपको, तो इसके अंदर हमारे पास ये फर्दर 2 हिस्से आ गए। तो ये हमारे पास बॉडी का टैग आ गया। तो इस तरीके से हम ये एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसको
ये इसके अंदर आ गया। तो इसके अंदर हमारे पास एक H1 का टैग है और एक P का टैग है। तो इसी तरीके से इसके अंदर हमारे पास मेटा टैग और टाइटल टैग है, मेटा और टाइटल टैग है। तो ये इसका विजुअल रिप्रेजेंट है, जिसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के मॉडल पार्ट की। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे वो भी आपको ऐड करता हूँ शेप, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो चीज़ बन रही है इसको हम कहते हैं मॉडल। तो ये एक हायरार्की सी बन रही है जिसको हम मॉडल कहते हैं। तो ये हमारे पास अब ये हमें समझा रहा है कि हमारे पास मेन जो है वो HTML है। HTML के अंदर हेड और बॉडी है। हेड में आगे फर्दर दो टैग हैं, मेटा और टाइटल। आगे फिर बॉडी में दो टैग है, H1 और P। अगर हम P में कोई ऐड करते हैं तो फिर उसकी हायरार्की यहाँ पे बनती जाएगी। तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है jQuery डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की। डॉक्यूमेंट ये है आपका, और जब इस डॉक्यूमेंट को मैं ब्राउज़र में ओपन करता हूँ तो ये इस तरह जो ओपन हुआ ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बना और इसका मॉडल स्ट्रक्चर ये है। अब हम इस मॉडल को फॉलो करते हुए jQuery के थ्रू चीज़ों को टारगेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम मॉडल करके टारगेट करते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि हम इस मॉडल को जहन में रखते हुए अपने उसको jQuery को यूज़ करते हैं और अपना डिज़ायर रिजल्ट ला सकते थे। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, सेव करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो समझाने के लिए था। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर ओपन हो गया। अब हम jQuery ऐड करते हैं इसमें, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है इनेबलिंग jQuery फिर पेज। तो अभी इस पेज में jQuery एडिट नहीं है, तो jQuery को या तो हेड में ऐड किया जाता है, इस हेड के सेक्शन में ऐड किया जाता है, या एंड पे बॉडी से क्लोज करने से पहले। तो मैं इसको ऐड करूँगा, हेड में भी कर सकता हूँ और बॉडी में भी। तो मैं वैसे रेकमेंड ये किया जाता है कि आप इसको अपने डॉक्यूमेंट के बॉडी टैग जहाँ क्लोज हो रहा है उससे ऊपर ऐड करें, लेकिन यहाँ पे मैं इसको यहीं पे ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना पड़ता है, उसकी टाइप हमने बता दी, फिर इसके बाद इसका सोर्स हमें बताना पड़ता है। तो इस सोर्स में हम पाथ देंगे उस jQuery लाइब्रेरी का। अब वो jQuery लाइब्रेरी आपके कंप्यूटर में भी सेव हो सकती है और या फिर डायरेक्ट किसी वेबसाइट से भी उसका लिंक हम ले सकते हैं। तो मैं अभी jQuery.com पे जाता हूँ और jQuery.com पे जाने के बाद मैं डाउनलोड करता हूँ jQuery को। डाउनलोड jQuery पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्जन आ गए हैं। तो इसमें जो डेवलपमेंट वर्जन होता है वो अनकम्प्रेस्ड होता है, मतलब उसका सारा कोड आपको एक्चुअली नज़र आ रहा होता है और उसका साइज़ भी बड़ा होता है। जबकि जो मिनीफाइड वर्जन होता है वो कंप्रेस्ड फॉर्मेट में होता है और उसका साइज़ भी छोटा होता है और वो एग्जीक्यूट क्विकली होता है। तो यहाँ पे चूँकि हमने jQuery में कोई चेंजेस नहीं करनी इटसेल्फ, तो ना ही हमने इसको रीड करना है, तो हम प्रोडक्शन jQuery को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये उसका डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। हम इसको डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। ये jQuery 2 का फोल्डर है, इसी के अंदर भी सेव कर सकते हैं, या इसके अलावा आप अगर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको एक पाथ मिलेगा। आप इस पाथ को भी अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक हो गया, और मैं अपने डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे जो सोर्स है उसके अंदर इसको एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास jQuery लोड होगी और दूसरे तरीके से हमने इसको सेव भी कर लिया यहाँ पे इस फोल्डर में, डेस्कटॉप के ऊपर क्रैश कोर्स के फोल्डर में हमने इसको क्रैश कोर्स के फोल्डर में jQuery ये हमारे पास सेव हुई है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे सेव हुई है, सॉरी। तो ये डेस्कटॉप पे सेव है, ये हमारे पास jQuery HTML और jQuery 3.1 min.js है। तो एनीवेज मैंने इसको ऐड किया, तो अब हमारे पास jQuery इनेबल हो चुकी है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आया वाकई ही इनेबल हो गया है। तो इसके लिए एक तो तरीका ये होता है कि आप सिंपली यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट का टैग लिखें, ठीक है, और उसके अंदर लिख दें $, body.css बैकग्राउंड रेड। अगर तो पेज लोड होने के बाद पेज का कलर रेड हो गया तो इस मीन्स कि हमारी jQuery लोड हो गई। मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ तो देखें इसमें वो नहीं हुआ। तो अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल में जाकर चेक करते हैं, कोई एरर भी नहीं है और body.css बैकग्राउंड कलर रेड। अब हुआ क्या, चूँकि हमने यहाँ पे jQuery को लोड किया हेड में, तो बॉडी लोड होने से पहले ही वो ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो जब बॉडी है ही नहीं थी, ये एग्जीक्यूट हो चुका था,
तो इसका मतलब है कि ये अब इस पे काम नहीं करेगा और हमें यहाँ पे बॉडी का रेड कलर नज़र नहीं आया। तो इसके लिए jQuery ने हमें एक तरीका प्रोवाइड किया कि हम वो यूज़ कर सकते हैं। हम लिखते हैं $, ब्रैकेट्स डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और हम इस फंक्शन के अंदर अपना सारा jQuery का कोड लिखते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस कोड के अंदर, इस बॉडी वाले कोड को। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये कोड क्या बता रहा है इसको कि भाई जब तक डॉक्यूमेंट लोड नहीं हो जाता इसको एग्जीक्यूट नहीं करना तुमने। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें अब बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। आप इसको ग्रीन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं आप इसको चेंज कर सकते हैं इसका। तो ये था तरीका डॉक्यूमेंट का jQuery को इनेबल करने का तरीका। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो ये हमारे पास jQuery इनेबल हो चुकी है और इट्स वर्किंग एंड फंक्शनिंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बेसिक सिलेक्टर। जी, तो जैसे मैंने बताया कि jQuery के अंदर टारगेट करने के लिए हम सिलेक्टर्स को यूज़ करते हैं। जैसे अब भी मैंने एक कोड लिखा थोड़ी देर पहले, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। तो इसमें मैंने ये लिखा है $, ये एक रिजर्व वर्ड है jQuery का। आप इसकी जगह jQuery भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप $, यूज़ करें, आप jQuery भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन $, मैं यूज़ कर रहा हूँ तो $, ही मैं यूज़ करूँगा, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि $बॉडी, अब कह रहा है कि इसको बॉडी को टारगेट करो और इस पर एक फंक्शन रन करो जो कि jQuery में डिफाइन है CSS का, और वो CSS का फंक्शन 2 पैरामीटर लेता है, ऑब्जेक्ट भी एक लेता है और एक 2 पैरामीटर भी लेता है। तो इसमें पहला ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक एट्रीब्यूट होगा स्टाइल का, बॉर्डर बैकग्राउंड कलर, वो उसको टारगेट करेगा और उसको सेट कर देगा ग्रीन। जैसे आप CSS में लिखते हैं, अगर आपको CSS आती है, यहाँ पे मैं स्टाइल लिखता हूँ बॉडी बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो ये जो हमने बॉडी बैकग्राउंड कलर ग्रीन लिखा, सेम चीज़ ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसका मतलब है कि jQuery के थ्रू या जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम वेब पेज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी CSS को, कोई सी भी प्रॉपर्टी को हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। आप श्योर यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो हम किसी भी टारगेट कर सकते हैं किसी भी टैग को। अब किसी भी टैग को टारगेट करने के 3-4 मेथड्स हैं, जो सिंपल 3 मेथड, इसके अलावा काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स भी हैं, लेकिन सिंपल जो तरीके हैं वो 3 हैं। सबसे पहले तो आप उस टैग का नाम लिखते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मल्टीपल टैग्स हों सेम नाम के तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि किसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर तो आप सबको लिए सेम करना चाह रहे हैं तो नो वरीज। जैसे सपोज मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे P टैग है 2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बॉडी के बजाय P लिखता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो P वाले दोनों कलर हैं और इनका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा दोनों का, जबकि रियलिटी में अगर देखा जाए, देखें ठीक है, सॉरी ये हमने स्टाइल भी ऐड किया था तो इस वजह से तो मैंने अब यहाँ भी देखिए दोनों पी का कलर सेम हो गया, ग्रीन हो गया, जबकि मैं चाह रहा था कि इस पी का सिर्फ बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो, इसका ना हो। तो इसके लिए एक तरीका हम ये यूज़ करते हैं कि इसको एक आईडी दे देते हैं para1 के नाम से। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने पी लिखा है वहाँ पे हम पाउंड साइन, हैश साइन, ये वाला साइन, हैश साइन डालते हैं और उसके आगे उसका जो आईडी के अंदर हमने नाम लिखा होता है para1, वो सेम नाम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको सेव किया, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिएगा कि जो सिर्फ पहले वाला जहाँ पे para1 है सिर्फ उसका कलर ग्रीन हुआ। इस तरीके से अगर मैं इसको दोबारा कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ और यहाँ पे para2 कर दूँ और इस पी को ID इक्वल टू para2 दे दूँ और इसको कलर मैं ब्लू कर दूँ, तो अब देखेंगे कि इसका कलर ग्रीन और इसका कलर ब्लू हो गया। तो इस तरीके से हम 2 तरीके ये हैं। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आपने इन पैराग्राफ को कोई क्लास दी हुई है, जैसे क्लास इज इक्वल टू para, इसको भी क्लास एक दी हुई है आपने, इसको भी आपने क्लास नेम दिया और इस तरह हम इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं एक और पी लिख देता हूँ टैग, इसको ना मैंने कोई क्लास दी ना कोई मैंने आईडी दी। तो अब मैं जब इस क्लास को टारगेट करूँगा तो देखिएगा कि क्या होता है। अब 3 पैराग्राफ्स हैं इसमें, तो मैं जब यहाँ पे क्लास यूज़ करता हूँ डॉट पैरा, अब क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट लगाना पड़ता है उस क्लास का नाम लिखने से पहले। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और उस पर बाद उस क्लास नेम देते हैं। तो सेम उस तरीके से हम
यहाँ पे डॉट लगा देंगे तो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम पे काम करेगा। अब मैंने इसका कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया तो ये सिर्फ इन दो पैराग्राफ्स का कलर चेंज करेगा क्योंकि इन दो को ये क्लास असाइन है। तो यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि ये jQuery को लोड करेगा jQuery से, मतलब लिंक से। अब अगर आप में नेट स्लो है तो थोड़ी सी देर भी लग सकती है। मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है जब, तो मैं इस HTTP को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि वो सिर्फ jQuery लिख देता हूँ क्योंकि इसी रूट के फोल्डर में यहाँ पे jQuery ये 3.11.min.js फाइल पड़ी है, तो इससे भी मेरा रिजल्ट। अब इससे क्या होगा कि ये क्विकली एग्जीक्यूट होगी फाइल, उसको कोई भी सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं। अगर सोर्स करें तो ये मेरे पास jQuery उसी रूट पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये ओपन भी हो रही है, तो ये वर्किंग में है। तो अभी हमने क्या किया, एक चेंज किया, हमने जो डायरेक्ट लिंक था उसके बजाय रिलेटिव लिंक दे दिया कि जहाँ पे मैंने jQuery.html सेव किया वहीं पे मैंने jQuery का ये वर्जन सेव कर दिया, तो अब वहाँ से ये एग्जीक्यूट हो रहा। अब अगर मेरा इंटरनेट ना भी चल रहा हो तब भी jQuery एग्जीक्यूट होगी, अपना फंक्शनिंग पूरा परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके बताए टारगेट करने के किसी भी एलिमेंट को। पहला तरीका टैग नेम, आप यहाँ पे बी लिखें, बैकग्राउंड कलर ग्रीन करें और वो कलर ग्रीन हो गया। दूसरा तरीका आप यहाँ पे उनका क्लास नेम लिखें, सॉरी आईडी नेम लिखें और उसको एक्सेस करें तो जिसकी आईडी होगी सिर्फ वो टारगेट होगा। फिर तीसरा तरीका है कि डॉट क्लास नेम लिखें तो आपके वो क्लास। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा देना चाहता हूँ कि किसी भी, वैसे मैं ये HTML के कोर्स में बता चुका हूँ कि किसी भी एलिमेंट या टैग की आईडी सेम नहीं आप रखेंगे। मतलब ये 2 पैराग्राफ है, मैं इस की आईडी भी पैरा1 कर देता हूँ, ठीक है। रखने को तो मैंने रख दी, कोई एरर नहीं आएगा। और लेकिन जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया यहाँ पे, सॉरी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे पैरा1 उसने सिर्फ इसको चेंज किया, इस पे उसने काम ही नहीं किया। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर या jQuery के अंदर या HTML के अंदर हमें ये रखना होता है कि एक पेज के अंदर एक एलिमेंट को या एक टैग को सिर्फ एक आप आईडी असाइन कर सकते हैं, आईडी नहीं। ये मस्ट है कि दूसरी आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये मैं 3 कर देता हूँ, पैरा3। तो आप समझ होंगे मैंने अगर यहाँ पे पैरा1 लिखा तो सिर्फ, हालांकि इसकी भी आईडी पैरा1 थी लेकिन उसने टारगेट सिर्फ इसको किया, उसने इफेक्ट सिर्फ इस पे डाला। तो ये वो तरीके होते हैं, 3-4 तरीके जिसके ज़रिए हम इजीली किसी भी डॉक्यूमेंट अपने डॉम में किसी भी टैग को या टेक्स्ट को हम टारगेट करके अपनी मर्जी का। ये यहाँ पे मैंने CSS की प्रॉपर्टी यूज़ की, आप कुछ और भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी CSS की जो भी आप प्रॉपर्टी कॉमा के साथ यहाँ पे देना चाहें वो दे सकते हैं। अगर सपोज आप कहते हैं कि मैंने तो इसको 2-3 प्रॉपर्टीज देनी, मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन और साथ में कलर वाइट करना है, तो वो मैं क्या इसको ऐसे लिखूँ, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड की कलर दे देता हूँ और इसको वाइट कर देता हूँ। अब ये काम करेगा, ठीक है, इसने काम किया। फिर मैं इसको देता हूँ पैडिंग देना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको दोबारा दी, पैडिंग मैंने यहाँ पे लिखी और इसको मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल कर दिया, एग्जीक्यूट किया, पैडिंग भी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये लाइनें अब रिपीटिशन हो रही है, सेम फंक्शन 3-4 दफ़ा लिखा जा रहा है और इससे नो डाउट अभी तो आपको फ़र्क नहीं लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसका आसान सा jQuery में हम बजाय उसको अलग-अलग फंक्शन को कॉल करने के, हम इस एक फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट पूरा दे देते हैं और उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक वो CSS को पास करेगा। देखिए कैसे ऑब्जेक्ट देते हैं कि हम ऑब्जेक्ट देने के लिए इसको यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, पहली बात जो प्रॉपर्टी वाले, और इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स में। अब हम यहाँ पे कॉमा डाल के दूसरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कलर वाइट कॉमा पैडिंग, सॉरी 10 पिक्सल या 20 पिक्सल। अब ये क्या किया हमने, पूरा ऑब्जेक्ट इस CSS क्लास को पास कर दिया फंक्शन को, तो ये आप वही फंक्शन परफॉर्म करेगा। देखें कोई भी, मैं इसको पहले कमेंट करता हूँ ताकि ये रिफ्रेश होकर वापस चला जाए। अब मैं इसको दोबारा अनकमेंट करता हूँ और रन करता हूँ, तो ये देखें उसने वही काम करके एक ही लाइन से। तो ये चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि कुछ फंक्शंस जो है वो ऑब्जेक्ट की सूरत में, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये JSON का डाटा है जिसको हमने पास किया इस फंक्शन को, इसने उनको पास करके हमें अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट दे दिया। ये था बेसिक सिलेक्टर्स के कैसे बेसिक सिलेक्टर किए जाते हैं। इसके बाद आता है कंबाइंड सिलेक्टर्स। ये भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और अच्छा टॉपिक है ये कि कंबाइंड आप कैसे आप
कंबाइंड सेलेक्टर यूज़ करते हैं। तो सपोज करें कि आपके डॉक्यूमेंट में एक H1 टैग है, एक पैराग्राफ टैग है और एक आप कह लें स्पान टैग है, या एक आप कोई और टैग डिव टैग ले लें, ठीक है। आपके जो HTML में 3 ऐसे टैग्स हैं जिनकी क्लास सेम है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक डिव बनाई, ये मैंने डिव बनाई, इसको मैंने क्लास एक दे दी माई क्लास, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक कुछ टेक्स्ट लिख दिया। इसी तरह मैंने एक और पी टैग बनाया, उसको भी क्लास दे दी माई क्लास पैराग्राफ ऑफ माई क्लास ये टू डे ऑफ माई क्लास वेलकम टू पैराग्राफ। फिर हमने एक और यहाँ पे div p और h2 को लिखा, तो क्लास माई क्लास लिख दिया, वेलकम टू माई h2 क्लास। अब ये 3 हमारे पास डिफरेंट किस्म के टैग्स हैं, लेकिन उनकी क्लास सेम है। अब अगर हम यहाँ पे एक क्लास को टारगेट करते हैं तो वो क्या होगा, वो इफेक्ट तीनों पे लगेगा यहाँ पे jQuery में। सपोज मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सपोज एक फंक्शन है, इसका jQuery का $my क्लास डॉट हाइट, ये फंक्शन मैंने रन किया, सॉरी हाइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिएगा क्या होता है। हम मेरे को जो टैग थे, पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ ताकि आपको नजर आए। हाँ, ये देखिए, ये 3 टैग थे। अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखिएगा तीनों टैग रिमूव हो गए, मतलब हाइड हो गए। अगर हम इसका व्यू पेज सोर्स करें तो यहाँ पे ये तीनों टैग मौजूद हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें सोर्स में तीनों मौजूद हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट में देखें तो वो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हिडन है। तो ये किसकी वजह से हुआ, इस हाइड फंक्शन की वजह से। अगर यही काम हमें जावास्क्रिप्ट में करना पड़ता तो हमें लिखना था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और यहाँ पे जो क्लास नेम थी माई क्लास डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, इस तरह हमें लिखना पड़ता है लेंथ को। तो जबकि यही हमने डॉट माई क्लास डॉट हाइट। अब बात हम कर रहे थे कि कैसे हम कंबाइंड सेलेक्टर को यूज़ करते हैं। तो कंबाइंड सेलेक्टर बेसिकली ये होता है कि सपोज मैं H2 को सिर्फ हाइड करना चाह रहा हूँ, इस क्लास को टारगेट करते हुए H2 को मैं सिर्फ हाइड करना चाह रहा हूँ, मैं इन 2 को हाइड नहीं करना चाह रहा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा H2 डॉट माई क्लास, मतलब वो फाइंड करे वो H2 जिसकी क्लास माई क्लास हो। तो अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र में, तो आप देखेंगे P और div टैग नज़र आ जाएंगे और जो H2 है वो हाइड हो गया, ठीक है। तो ये होता है, इसको कहते हैं कंबाइंड टैग, मतलब आप इसको कहेंगे कंबाइंड सिलेक्टर। हम यहाँ पे अपनी मर्जी से एक सिलेक्टर बता रहे हैं। अब इससे भी फर्दर हम जा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं जिनकी क्लास पैरा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P डॉट पैरा डॉट हाइड। अब क्या होगा कि ये दोनों हाइड हो जाएंगे क्योंकि दोनों की क्लास पैरा है, ठीक है, और दोनों P हैं, तो ये दोनों हाइड हो जाएंगे। दोनों हाइड हो गए, एक ही सिर्फ यहाँ पे बचा। अब फर्दर मैं इसको कहता हूँ कि पैरा भी हो और उसकी क्लास पैरा 1 हो, सॉरी पैरा 1 हो। अब क्या होगा, सिर्फ ये वाली जो क्लास है वो हाइड होगी और 2 पैराग्राफ नजर आएंगे हमें। तो ये हम इस तरह इनको टारगेट कर सकते हैं, अपने कंबाइंड टारगेट कर सकते हैं टैग्स को। तो हम श्योर आपको ये भी समझ आ गई होगी कैसे करते हैं। आप आगे चलते हैं। फिल्टर्स, कंडीशनल फिल्टर्स होते हैं, इसमें फॉर्म के फिल्टर होते हैं, रिलेशनशिप फिल्टर्स होते हैं, कंटेंट फिल्टर होते हैं, एट्रीब्यूट फिल्टर होते हैं, और इसके अलावा इसमें मैंने एक फिल्टर्स में एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है, रिट्रीव सेट एंड रिमूव एट्रीब्यूट। ये भी फिल्टर ही होता है, इसके ज़रिए हम रिट्रीव कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं या एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर सकते हैं। कंडीशनल फिल्टर्स ये होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये P लिखा हुआ है, तो मैं ये चाह रहा हूँ P में जो आप यूँ कह लें कि जो फर्स्ट है वो सिर्फ हाइड हो। तो अभी तो हमने वो लंबा सा कंबाइंड लिखा था, तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ P कॉलन फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख देता हूँ कि आपको याद हो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जस्ट आपको रिमाइंड, क्योंकि यहाँ पे मैं लोरम पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड साथ लिख दिया।
ताकि आपको पता हो कि ये पी कॉलन फर्स्ट क्या करेगा। बेसिकली कॉलन का मतलब है कि ये इसको सूडो एलिमेंट कहा जाता है कि इसके ज़रिए हम फर्दर फिल्टर कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ को। तो अगर मैं यहाँ पे पी डॉट पैरा में लिख सकता था, पी कॉलन फर्स्ट मैंने लिखा, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखें सेकंड और थर्ड तो नज़र आ रहा है लेकिन फर्स्ट वाला नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह मैं पी लास्ट लिखता हूँ यहाँ पे कॉलन लास्ट, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट और सेकंड थर्ड यहाँ पे ये लास्ट है। वेलकम टू पैराग्राफ ऑफ माई क्लास, वो यहाँ से हाइड हो गया क्योंकि ये पी एक्चुअली लास्ट था। तो अगर यहाँ पे मैं फर्दर इसको कहता हूँ पी डॉट पैरा कॉलन लास्ट, तो अब आप देखें फर्स्ट और थर्ड नज़र आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड नज़र आ रहा है, लेकिन ये सेकंड नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसने पी को टारगेट किया, फिर पी की लास्ट पैरा फाइंड की, फिर इसका जो लास्ट एलिमेंट ये दो फाइंड किए उसने, फिर जो आखिरी था ये वाला उसको हाइड कर दिया। तो ये वो तरीका होता है जिसमें हम, इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं, पी कॉलन ई क्यू वन, मतलब अगर हमारे पास पी एक दो तीन चार पी टारगेट्स हैं, पी टैग्स हैं, तो पी इक्वल वन मतलब इंडेक्स में वन। तो ये हमेशा आप याद रखें, जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, तो वो इस पी को छोड़ के इस पी को पैरा टू सेकंड वाले को हाइड कर देगा। ये ऑलरेडी हाइड है, मैं इसको पहले शो करा देता हूँ, मैं तो सेव करता हूँ। तो आ गया सेकंड वाला। अब यहाँ पे मैं इसको इक्वल वन किया तो आप देखिए सेकंड वाला ही गायब हुआ। तो इस तरह ये इक्वल जीरो लिखूंगा तो ये सेकंड वाला आ जाएगा और फर्स्ट वाला गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पे फर्दर मैं इसको, और इसके अलावा इसमें फर्स्ट है और इसके बाद इसमें एक होता है ऑड, पी कॉलम ऑड डॉट हाइड। तो इसमें सॉरी वो आगे चल के हम देखेंगे ऑड कैसे, इवन हम कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं आपको आगे चल के इसका बताता हूँ कि कैसे करते हैं। तो ये तो था हमारे पास कंडीशनल फिल्टर्स। इसके बाद हमारे पास फॉर्म फिल्टर होते हैं। यहाँ पे इसके लिए हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, कंप्लीट एक फॉर्म बनाते हैं। मेरे ख्याल में फॉर्म ये देखें, एक मैंने एक क्विक स्निपेट के थ्रू एक फॉर्म बना दिया। तो इसको रन करते हैं, फॉर्म को देखते हैं क्या है फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक फॉर्म बना जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल, ये एक छोटा सा फॉर्म बन गया। अच्छा, ये बेसिकली मैं मटेरियल एक स्निपेट है मटेरियल बूटस्ट्रैप का, उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी CDN भी, इसकी CDN जावा और इसकी जावास्क्रिप्ट और इसकी CSS, तो तब ये स्टाइल में चला जाएगा। ये बेसिकली फॉर्म ये ऐसे है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, क्वाइट ब्यूटीफुल। ये मटेरियल भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, ये मटेरियल बूटस्ट्रैप है, रिस्पॉन्सिव भी होता है, ये देखें रिस्पॉन्सिव है ये। तो मैं अब यहाँ पे टारगेट करता हूँ। बेसिकली तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट jQuery सिखा रहा था, तो ये जस्ट वो मैंने इस पर काम किया, कंपाइल यूनिफाइड CSS और कंपाइल यूनिफाइड जावास्क्रिप्ट मटेरियलाइज की। ये भी एक बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है, बूटस्ट्रैप की, जिसको अच्छे तरीके से फॉन्ट्स वगैरह जिसके डिज़ाइन किए गए हैं, स्टाइलिंग की गई है। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ इसके बाद ऐड करता हूँ, ताकि एक मिनट करें इसको मैं। तो ये हमारे पास है फॉर्म एक बन गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल हमसे मांग रहा है। तो अब हम इसको टारगेट करना चाहें तो हम यहाँ पे फॉर्म के एलिमेंट को इनपुट के ज़रिए टारगेट करते हैं। सब जो डिफ़ॉल्ट, तो जो जितने भी इनपुट होंगे वो सारे हाइड हो जाएंगे। देखिएगा, रीलोड करता हूँ मैं, तो जितने भी इनपुट थे वो हाइड हो गए। ये जो बटन है ये एक्चुअली इनपुट नहीं है, ये बटन है, तो ये इसलिए ये हाइड नहीं हुआ, बाकी सारे हाइड हो गए जितने भी इनपुट थे। अब मैं फर्दर इसको कर सकता हूँ कि इनपुट कॉलन टेक्स्ट के जितने टेक्स्ट वाले हैं वो हाइड कर दे। अब बेसिकली जो थे यहाँ पे ये देखें, ये पासवर्ड है इसलिए ये टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट था, ये भी टेक्स्ट था, ये पासवर्ड था और ये ईमेल था, ये हाइड नहीं हुए, बल्कि वो उसने सिंपल सिर्फ जिनकी टाइप टेक्स्ट थी उनको हाइड कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखें, अब पासवर्ड वाली मैंने की, पासवर्ड हाइड हो गया। अब ईमेल मैंने की, तो आई एम श्योर कि ईमेल वाला हाइड हो जाना चाहिए, लेकिन ईमेल चूँकि इसमें एडिट नहीं है, अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो ये बताएगा हमें कि भाई ये ईमेल वाला इसमें टारगेट नहीं है। तो इसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे नॉट यूज़ करते हैं और उसमें फिर नॉट टेक्स्ट करेंगे तो फिर वो पासवर्ड और ईमेल दोनों को हाइड कर देगा। तो इस तरह हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बटन के बजाय क्लास इसकी ये मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट यूज़ करता हूँ।
क्लास इसकी यही मैं यूज़ करता हूँ और वैल्यू इसमें सेंड यूज़ करता हूँ। मैं बटन ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से और इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। तो ये हमारे पास अब बटन आ गया। अब अगर हम यहाँ पे इनपुट हाइड करेंगे तो ये देखें सारे बटन हाइड हो गए। ये सिंपल, ये जो डिव थी, ये सॉरी डिव यहाँ पे मैं बटन से बाहर था, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। तो ये यहाँ से वो हाइड हो गया। इसको अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो ये हमारे पास आई क्लास है। BTN वेव इफेक्ट, तो इसको मैं यहाँ से, तो ये देखिए अब वो हाइड हो गया प्रॉपर्ली। वो क्योंकि हमने क्लास दी मटीरियलाइज उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू करा था, तो इस वजह से ये मैंने सिंपल इसको BTN कर दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको हाइड कर लिया। अगर मैं दोबारा वापस आता हूँ तो ये देखें हमारे पास वो वापस आ गए सारे बटन और फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहा है। तो ये है हमारे पास कंडीशनल और फॉर्म के। हम फॉर्म के किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे अगर आप फर्दर पढ़ना चाहें इसके बारे में, तो आप jQuery पे जाके जो वेबसाइट है jQuery की, यहाँ की इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर सकते हैं। API डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और यहाँ पे लिखें फिल्टर्स। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास काफ़ी सारे फिल्टर्स आ गए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इनपुट फिल्टर्स, तो यहाँ पे हम ये देखें टाइप्स, यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन यहाँ पे देखें, डॉम इवेंट, ब्राउज़र इवेंट, ऑब्जेक्ट्स, फॉर्म इवेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। फॉर्म इवेंट में हमारे पास ब्लर है, चेंज है, फोकस, फोकसिंग, सेलेक्ट, तो ये डिफरेंट फॉर्म के हमारे पास फंक्शन, ये बेसिकली jQuery से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं टारगेट करने के लिए हम आईडी भी दी हुई है, लेकिन लास्ट नेम आईडी दी है। तो अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँ, कोई इस पर फंक्शन परफॉर्म करना चाहूँ, तो मैं फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये वो तरीके होते हैं जिनके थ्रू, इसके अलावा nth चाइल्ड हम यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे कंटेंट फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं इस पर। फिर एट्रीब्यूट की बेस पे भी हम काफ़ी सारे काम करते हैं। जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं जैसे आईडी, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली। इसके अलावा हम अपने एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं यहाँ पे हाइड करना चाहता हूँ वो जिसकी क्लास वैलिडेट हो, तो हम डॉट वैलिडेट करके इसको हाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसके अलावा हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर जिसकी क्लास वैलिडेट है उसमें एक फर्दर हम क्लास भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम, कि हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। इफ़ $साइन इनपुट डॉट हैज क्लास वैलिडेट, अगर है तो $साइन इनपुट डॉट ऐड क्लास वैलिडेटेड। तो मैं आप इसको ये बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक इनपुट है, उसके पास एक क्लास वैलिडेट है, तो उसमें एक और क्लास ऐड कर दो वैलिडेटेड की, ठीक है। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ jQuery में, यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये यहाँ पे लाइव तो नहीं नज़र आएगी। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें अब वैलिडेट और वैलिडेटेड, जबकि ओरिजिनल अगर आप डॉक्यूमेंट में देखें हमारे पास, तो यहाँ पे सिर्फ वैलिडेट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैलिडेट और वैलिडेटेड दोनों आ रही है। ये क्यों आ रही है, क्योंकि हमने jQuery के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर jQuery को बताया कि भाई इफ़, ये अब इफ़ फॉर लूप्स वगैरह, ये अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़नी है तो वहाँ से आप इसको कम्प्लीटली स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फ़िल्टर कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे मेथड हैं। इसके अलावा भी काफ़ी, फ़िलहाल आप इन्हीं को यूज़ करें। इसके बाद आप फर्दर अगर टारगेट करना चाहते हैं इनको, तो मैं इसकी आपको एक अलग से एक स्लाइड भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसी ट्यूटोरियल में। आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारे मैंने फंक्शंस लिखे हुए हैं। मैं आपको अगर टाइम मिला तो मैं भी दिखा भी देता हूँ। यही वाली स्लाइड्स हैं, लेकिन उसमें वो रिटन टेक्स्ट में लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं ये क्लास HTML टेक्स्ट वैल्यू फंक्शन। अच्छा, अभी तक हमने जो देखा, हमने टारगेट किया
बने हुए टैग्स को। इसके अलावा jQuery के थ्रू हम फर्दर अपने टैग्स ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पैराग्राफ 1 के अंदर कोई टैग ऐड करना चाहूँ, कोई भी उसके अंदर पे टेक्स्ट ऐड करना, सपोज मैं एक स्ट्रॉन्ग वाला टैग ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा $, हैश पैरा 1 को मैं टारगेट कर रहा हूँ। जो आसान तरीका हो आप वो यूज़ करें, ज़रूरी नहीं कि आप लिखें P:*EQ0, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसको आईडी दी हुई है। आप आईडी लिखें पैरा 1, और आप अगर आप खुद जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, HTML भी लिख रहे हैं, गो फॉर इट, राइट पैरा 1 आईडी, फिर उसको टारगेट करो, इजी वे, गो फॉर द इजी वे, डोंट गो फॉर द कॉम्प्लिकेटेड वे। यहाँ पे मैं आप लिखूँगा अपेंड, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रॉन्ग, ऐसे लिखूँगा .html डायनामिकली एडिट स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ये मैंने लिखा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे अपने jQuery में। तो अभी आप यहाँ पे आपको लिखें, ये देखें डायनामिकली एडिट स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। अगर मैं इसको दिखा सकूँ तो ये देखें P के अंदर इसने इसको ऐड कर दिया आईडी पैरा 1। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डॉट, अगर मैं टेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें उसने यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा था उसको अपेंड किया, और जो पहले वाला टेक्स्ट था उसने उसको ख़त्म कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, डॉट टेक्स्ट डॉट अपेंड, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे पैरा 1 को अपेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल अपेंड लिखूँगा और यहाँ पे फिर स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एडिट, सॉरी वो मिस्टेक होगी, मैंने उसको टेक्स्ट भी लिख दिया। तो वो टेक्स्ट क्या करता है, वो उसको पहले वाले लिखे हुए को सारे को ख़त्म करता है, तो हमने सिंपल अपेंड करना है। तो अब मैं इसको रीलोड करूँगा, तो अब हमारे पास ये देखें स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एडिट, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये देखें ये स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एडिट नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी हमें स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एडिट नज़र आ रहा है। तो इसकी मदद से हम आसानी से हम अपेंड भी कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है। इसको अब अगर मैं सपोज यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ, यहाँ पे एक एम्प्टी सा स्पॉन ऐड करता हूँ, मैं भी ऐड करता हूँ दिस आईडी रिजल्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिजल्ट को टारगेट करता हूँ, .html में करता हूँ, तो यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एडिट ऐड हो गया इस डिव के अंदर, रिजल्ट के अंदर अभी इसमें कुछ भी नहीं था और उसमें उसने ऐड कर दिया। अच्छा, अब ये तो तरीका हमने सीखा कि सिंपली कैसे हम रन टाइम पे इसको एक्सेस करते हैं। इसके अलावा हम बहुत से दूसरे तरीके भी हैं, हम इसमें HTML कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट कर सकते हैं। अब जो एक और होता है वो है वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ वैल और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो ऐड नहीं हुआ, ठीक है, बल्कि कंसोल में भी कोई एरर नहीं है और वो ऐड भी नहीं हुआ। अगर मैं वैल्यू लिख देता हूँ और उसको फिर एग्जीक्यूट करता हूँ तो भी वो ऐड नहीं हुआ, ये वाला स्टार्टिंग। सिंपल टेक्स्ट लिखने से वो ऐड हो गया एज अ टेक्स्ट। वो पैरा जो हमने उसको साथ दिए थे, टैग दिया था, वो भी उसने एज इट इज टेक्स्ट की मदद से वो शो कर दिया। अगर मैं यहाँ पे अपेंड HTML लिखता हूँ तो वो अब HTML जनरेट करेगा और फिर उसको ऐड करेगा। तो जो वैल है या वैल्यू है वो बेसिकली यूज होता है इनपुट एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने ये इसकी वैल्यू सेंड है, तो मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू सेंड मी हो जाए जब ये रन हो। तो सबसे पहले इसको टारगेट करते हैं, तो इसको यहाँ पे आप आईडी भी दे सकते हैं, और एक इसका और तरीका होता है इनपुट, इसमें हम लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, है ना, यही तरीका है इसका। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और यहाँ पे वो ऐड कर दो सेंड मी, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको HTML वैल्यू यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें
वैल्यू होती है। तो अब ये देखिए यहाँ पे वो सेंड भी हो गया, क्योंकि जो इनपुट एलिमेंट्स होते हैं वो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। आपको VAL और वैल्यू को ये इसमें क्या कह रहा है, इज़ नॉट अ फंक्शन, सो इट मीन इसमें वैल्यू फंक्शन नहीं है बल्कि वैल फंक्शन, ये वाला। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सेंड मी चेंज हो गया, सेंड को उसने चेंज कर दिया सेंड मी में। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ फॉर्म्स को वैलिडेट भी कर सकते हैं। तो आगे और चल के हम देखेंगे इवेंट्स में। तो इसकी आपको समझ लगा कि क्लास के कब यूज़ करते हैं। क्लास बेसिकली ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टोगल क्लास, हैज़ क्लास, ये 4 किस्म के क्लास फंक्शन है हमारे पास। हैज़ क्लास चेक करने के लिए कि वो उसके पास उस पर्टिकुलर टारगेट के पास क्लास वो वाली है या नहीं है। ऐड क्लास वो पर्टिकुलर कोई भी क्लास आप ऐड करना चाहें रन टाइम में तो ऐड कर सकते हैं। रिमूव क्लास कोई भी क्लास आप किसी टैग से रिमूव करना चाहते हैं रन टाइम पे आप उसको रिमूव कर सकते हैं। और टोगल क्लास की मदद से आप उसको टोगल कर सकते हैं। मतलब वो मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्लास वैलिडेट ऐड की, तो यहाँ पे मैं टोगल करता हूँ रेडी इनपुट, सॉरी सिंगल कोट में लिखता हूँ, ये डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं सिंगल कोट पे। इनपुट डॉट टोगल क्लास वैलिडेट, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिएगा क्या होगा। अभी आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसमें देखें हमारे जो इनपुट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ये देखें अब इसके आगे क्लास गायब हो चुकी है। तो ये रन टाइम पे क्लास वो उसने टॉगल कर दिया। इसको रन करने से अगर उसमें जो क्लास थी वो उसने ऐड, जिसमें नहीं थी उसमें ऐड कर दी और जिसमें ऐड थी उसमें से रिमूव कर दी। चूँकि हमने टारगेट किया तो इसमें जो सबमिट है उसमें ये ऐड होगी। ये देखिए हमारा जो सबमिट का बटन था PTN उसमें वैलिडेट में ऐड कर दिया और जितने भी इनपुट टाइप ID टेक्स्ट थे उसमें से उसने इसको ख़त्म कर दिया। तो ये बेसिकली फंक्शन होता है टॉगल का। इसको आप यहाँ पे भी आप अपने इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें पूरी आपके पास सिलेक्टर्स की क्लास होगी, ये देखें सिलेक्टर्स, सिलेक्टर्स के बाद उसमें एट्रीब्यूट्स के लिए सिलेक्ट करना, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें सिलेक्टर्स के अंदर एट्रीब्यूट्स के थ्रू सिलेक्ट करना, तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट, फिर उसके बाद आप फर्दर इसको बेसिक फिल्टर उसके कौन कौन से हैं देखें, इनिमेटरी सिलेक्टर इवन देखें कॉलम इवन। तो इवन क्या होता है कि यहाँ पे इवन और CSS यहाँ मैंने बैकग्राउंड मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप ये देखें 0 इवन होता है, 1 इवन नहीं होता, 2 इवन होता है, इसके बाद 4 इवन होता है। तो 4 नहीं है तो 0 और 2 को उसने तो बैकग्राउंड कलर कर दिया। और हम यहाँ पे लिखते हैं ODD, तो अब उसने 1 और 3 को 1 0 1 4 5 इसको उसने बैकग्राउंड रेड कर दिया। तो ये भी सूडो एलिमेंट होते हैं PID में। आई थिंक मैं फर्स्ट लास्ट ये मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। तो ये हमारे पास आप यहाँ से भी इसको jQuery पे जाकर इनके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। लास्ट, LT, लेस देन, नॉट, ऑड, टारगेट। तो ये हमारे पास 2 मैनिपुलेशन के तरीके हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, बेसिक इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। तो बेसिक में हम हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं और टॉगल कर सकते हैं। टॉगल का मतलब होता है शो जब हो तो हाइड हो जाए, तो हाइड हो तो शो हो जाए। तो ये बेसिकली टॉगल का फंक्शन होता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग होता है कि बेसिकली काम उसका ट्रैवर्सिंग का यही है कि टारगेट करना है एलिमेंट्स को, लेकिन हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं फाइंड, ठीक है। अब सपोज अगर हम किसी एलिमेंट के अंदर हमें कोई P टैग जितने हैं उन सबको टारगेट करना है तो हम सिंपल P भी लिख के उसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन हम उसके लिए एक और पैरामीटर भी यूज़ करते हैं जिसके जरिए हम पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करते हैं आया वो उधर एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ $, बॉडी डॉट फाइंड P, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फाइंड P और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया फाउंड का इक्वल टू दिस। तो console.log में मैंने फाउंड, अगर आपको console.log का नहीं पता तो आप मेरे जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल ज़रूर देखें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि console.log एक डोम ऑब्जेक्ट है, एक फंक्शन है जो कि आपकी कंसोल विंडो में डिस्प्ले करता है वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे मैंने
कंसोल में जाके देखा तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास जितने पैरा 1 पैरा 2 पैरा 1 ये जितने थे वो सारे आ गए। इसमें टारगेट के लिए इसको मैं 3 करना भूल गया था, तो मैं दोबारा रीलोड करता हूँ। तो ये देखिए इसने हमें बता दिया सारे जितने उसने फाइंड करके हमें बता दिया। तो इसके बाद हम उस पर हर एक पे एक अलहदा से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि हम लूप के थ्रू एक हमें वो एरे रिटर्न करता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसमें डॉट मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ डॉट लेंथ। तो ये इसने बता दिया कि इसके हमारे पास इस वक्त 4 जो है वो पैराग्राफ टैग फाइंड इसने किए हैं। तो ये होती है ट्रैवर्सिंग। इसके बाद हम इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, इसका साइज फाइंड कर सकते हैं, इसकी साइज फंक्शन है। तो ये भी हमें नाटा ये बेसिकली एक एलिमेंट के लिए यूज़ कर, लेंथ हमें एरे के लिए यूज़ करते हैं लेंथ। तो ये हमें इसलिए लेंथ रिटर्न कर दी थी 4, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं टैग के 4 है, और जो साइज़ है वो किसी एक एलिमेंट का हमें टोटल साइज़ बताता है कि कितने, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ई डॉट साइज, इसको मैं रन करता हूँ। तो आई थिंक ये यहाँ से ऐसे लिखूँगा, तो यहाँ से ये ख़त्म कर चुके हैं मैं। आई थिंक ये साइज़ जो 3.1 से है इज़ नॉट अ फंक्शन का मतलब है कि ये नॉट एनी मोर, इट्स नॉट एडिड एनी मोर इनसाइड 3.1, तो ये रिमूव कर दिया गया है। तो मेरे लिए लेंथ जो फंक्शन है वही इनफ है। तो यहाँ से हम लेंथ फंक्शन की मदद से वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। फिर अब इसका हमें फ़ायदा क्या, हम एक लूप चला सकते हैं फॉर वेरिएबल i इज इक्वल टू 0, जो हमें पता है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। i इज लेस देन फाउंड i प्लस प्लस। तो अब हम यहाँ पे जो भी इस पर फंक्शन परफॉर्म करना चाहें हर एक पे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके अलावा हम जो भी इसमें चेंजेस करना चाहें लूप के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो मोस्टली ये यूज़ होता है जब हम UL और LI वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि एक LI में एक UL में मल्टीपल LI भी होते हैं और एक OL में भी मल्टीपल LI हो सकते हैं। तो ये होता है तरीका ट्रैवर्सिंग का। हम एक इसके अलावा हम ये तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे इस P को उठा के मैं इस div के अंदर ले जाता हूँ, तो अब आप अगर देखें तो इस div के अंदर हमारे पास एक P क्लास की टैग है। तो हम अगर पेरेंट इसके को टारगेट करना चाहें तो हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए तरीका ये है कि हम यहाँ पे अगर इसकी कोई क्लास सपोज नहीं है और हम इस div को टारगेट करना चाह रहे हैं, बल्कि अगर इसमें ये भी div है, काफ़ी सारी divs नहीं रहे, ये भी div है लेकिन हम इस div को क्लास को टारगेट करना चाह रहे हैं जिसकी P की क्लास ये है माई क्लास। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं $p डॉट माई क्लास डॉट पेरेंट, ठीक है, वेरिएबल पेरेंट इज इक्वल टू पेरेंट कंसोल डॉट लॉग पेरेंट। यहाँ पे मैंने ये लिखा, इसको रन किया तो ये देखिए उसने div उसको मुझे दे दिया कि उसकी वो वाली div जो भी है उसने मुझे यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ पे मैं लेंथ लिख देता हूँ तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा 1। अब उसने ये बताया कि ये div एक ही है। अगर मैं इस div को यहाँ से कॉपी करके एक दफ़ा फिर पेस्ट करता हूँ तो दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब ये देखिए 2 बता दिया ना कि div इसमें काफ़ी सारी है, लेकिन हम इस तरह ट्रैवर्स कर सकते हैं कि हमने इस चाइल्ड को टारगेट करते हुए इसके पेरेंट को अगर हम इसमें क्लास भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ जब, तो ये हमारे पास ये div है। तो इस div को मैं क्लास ऐड करना चाह रहा हूँ माई क्लास, सपोज इसमें माई क्लास ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट पेरेंट डॉट लेंथ। तो अगर एक है तो अब चूँकि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ पेरेंट डॉट ऐड क्लास माई क्लास, ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखिए उसने मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, उसने इसको ऐड नहीं किया होगा बल्कि उसने इसमें कर दिया और सब में कर दिया होगा उसने जितनी divs हैं जो कि इसके अंदर कैटेगरी, मतलब यहाँ पे मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो वो दोनों में ऐड कर देगा। यहाँ पे देखिए दोनों में उसने
माई क्लास, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो फर्स्ट है उसका सिर्फ उसमें वो ऐड करें। तो पेरेंट अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो आप देखेंगे उसने सिर्फ और सिर्फ इस वाले में ऐड किया। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास दो पी क्लास थे, ये और ये सेम, और उसके सेम डिव थी, लेकिन उसने सिर्फ दोनों में उसने यहाँ पे देखे, यहाँ पे दोनों में उसने वो ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने जो 0 दिया वो यहाँ पे काम नहीं करता। तो इसका तरीका होता है कि हम यहाँ पे इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं, फिर उस लेंथ के थ्रू लूप करते हैं, और जो 0 वाली होती है उसको हम सिर्फ पहले वाले जो एलिमेंट होता है उसको टारगेट करते हैं इंटू 0 को। तो ये था तरीका कैसे ट्रेवर्स करते हैं हम पेरेंट को, फिर चाइल्ड को भी फाइंड कर सकते हैं। वो भी यहाँ पे आप अगर jQuery में यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे हम कॉलम पेरेंट लिखते हैं, तो ये हमें यहाँ पे पेरेंट के ये देखें पेरेंट सेलेक्ट है, तो jQuery पेरेंट। अब यहाँ पे इसने एग्जांपल भी दिया कि टीडी कॉलम पेरेंट डॉट फेड डॉट टू, और उसके बाद यहाँ पे उसने टीडी ऐड की है। अब ये देखें 2 टीडी है, और ये एक टीडी और एक ये टीडी, वैल्यू 1 वाला एक टीडी है और एक, तो इस टीडी का पेरेंट जो है वो ये टी आर है। तो उसने इसको सिंपल जो उससे ऊपर था उसको उसने सिर्फ हाइड किया, मतलब इसको सिर्फ उसने इस पे इम्प्लीमेंट किया। उसने यही वाला जो कोड था, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, और मैं इसको यहाँ से रो को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, और ये टेबल ऐड करता हूँ। ये मैंने टेबल ऐड कर दिया। अब ये देखें इस के अंदर 2 टीडी है हमारे पास, एक में वैल्यू 1 है और इसमें हम वैल्यू 1 लिख देते हैं, और इसमें वैल्यू 2। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 2 भी आ गया। मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाली भी स्क्रिप्ट को भी मटीरियलाइज वाले को भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इसके जरूरत नहीं है, हमने इस पर भी काम करना है। तो मैंने इसको भी ख़त्म किया, और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1 ये वैल्यू 2 ये वैल्यू 2 आ गई। अब मैं क्या करूँगा कि यहीं पे एग्जांपल में जाके इस कोड को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और अपने इस कोड में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए ये उसने इनको हाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट सेलेक्टर आप देखें, यहाँ पे इसका भी पेरेंट सेलेक्टर ये है। अगर मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, सॉरी इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए उसने सिंपल इसको किया, इस वाले को हाइड नहीं किया। इसको तो चेक करने का तरीका ये है कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी CSS भी उसने ऐड की है वो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे स्टाइल उसने ऐड किया हुआ स्टाइल को मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब ये देखिए, अब ये वाले उसने, क्योंकि ये एम्प्टी है तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ वैल्यू 1 और इसको फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए उसने उसको भी कर दिया। क्योंकि उसमें शर्त ये है कि जब हम पेरेंट को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो उसको परफॉर्म नहीं करेगा एक्शन, और सिर्फ उसको परफॉर्म करेगा। तो अगर यहाँ पे मैं एम्प्टी लिख देता हूँ तो अब इसको रन करूँगा जब, तो अभी देखें अब इसने वैल्यूज इसमें लिखी हैं उसको तो टारगेट नहीं किया, बल्कि जो एम्प्टी था उसको टारगेट किया। तो ये तरीका होता है इसका ट्रैवर्सिंग करने का। बाकी आप फर्दर जो है jQuery की हेल्प ले सकते हैं jQuery.com पे जाके, जो भी आप देखना चाहें। तो अब हम बात करते हैं इवेंट्स और एनिमेशंस की। ये मैंने 2 स्लाइड्स बनाए थे, इवेंट्स और एनिमेशंस। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स उस वक्त जब आप कोई की प्रेस करते हैं या माउस क्लिक करते हैं तो वो एक इवेंट होता है। इसी तरह जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसको भी एक इवेंट कहा जाता है, इवेंट कहा जाता है। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि जब मैं कोई बटन लगाऊँ यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे एक ये बटन लगा दिया, ठीक है। मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये मेरे पास बटन ऐड हो गया। अब चूँकि ये यहाँ पे इसमें वो सीरियस स्टाइल नहीं ऐड हुआ तो इस वजह से उसने नहीं ऐड किया, तो मैं सिंपल यहाँ पे बटन लगा देता हूँ, सिंपल बटन, और उसकी वैल्यू लिख देता हूँ क्लिक मी। तो यहाँ पे ये बटन ऐड हो गया क्लिक मी। तो बेसिकली बात यह है कि इवेंट्स जो होते हैं वो ट्रिगर होते हैं किसी भी कीबोर्ड से या माउस से, या आप उसको
टच स्क्रीन से जो भी, अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन उस पे हैं, टैबलेट पे हैं, तो टच स्क्रीन इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से इवेंट को डिस्कस करेंगे। हम इसमें देखेंगे हमारे पास है क्लिक, DBL, DB क्लिक, DBL क्लिक, डबल क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, ब्लर, फोकस, चेंज। ये मुख्तलिफ किस्म के काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, उनको हम टारगेट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ $, बटन, डॉट, क्लिक। तो उस क्लिक पे अगेंस्ट वो एक फंक्शन परफॉर्म करे। यहाँ पे आप वो फंक्शन मैं डिफाइन करूँगा। तो क्या करें, जब हम क्लिक करें तो रिजल्ट के अंदर कोई मैसेज डिस्प्ले करेंगे, यू क्लिक्ड। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा $, रिजल्ट डॉट HTML, यू क्लिक्ड। ये मैंने मैसेज लिखा। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो यू क्लिक्ड नहीं लिखा हुआ है। जब तक मैं इस बटन को, इस क्लिक मी को क्लिक नहीं करूँगा, वो टारगेट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया मैसेज, यू क्लिक्ड। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वो तरीका होता है इवेंट्स का। इसी तरह हम क्लिक के बाद DBL क्लिक, DBL क्लिक क्या करता है कि हमें सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो वो नहीं कर रहा है, फिर डबल क्लिक करूँगा तो वो इसको शो मतलब फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसी तरह मैं अगर माउस ओवर करता हूँ, ये वाला माउस ओवर करता हूँ, तो अब ये देखेंगे जैसे मैं माउस के क्लिक मी के ऊपर लेके जाऊँगा तो वो यू क्लिक्ड का मैसेज लिखा हुआ आ गया। ये वाला यहाँ पे क्लिक्ड का मैसेज लिखा हुआ। इसी तरह माउस आउट है। अब ये है कि मैं जैसे माउस इसमें लेके गया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं माउस इसको टारगेट से बाहर लाऊंगा तो यू क्लिक्ड लिखा हुआ आ गया। तो इसी तरीके से हमारे मुख्तलिफ फंक्शन, जैसे ये मैंने ब्लू लिखा हुआ ब्लर है, तो ये ब्लर जो फंक्शन होता है, अब ध्यान में रखिएगा कुछ इवेंट, कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ मखसूस टैग्स के लिए होती है। जैसे ब्लर जो होता है ये मोस्टली टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए यूज़ किया जाता है, और उस वक्त ये एग्जीक्यूट होता है जब हम एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में मूव करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दो लिंक्स बनाता हूँ, ठीक है, और इसमें एक इनपुट लगाता हूँ, टाइप टेक्स्ट लिखता हूँ उसकी, और इसके बाद इनपुट एक और लिखता हूँ, टाइप टेक्स्ट। तो ये दो मैंने इनपुट लगाई, एक ये एक ये। तो अब मैं अगर यहाँ से यहाँ पे मूव करता हूँ तो इसका मतलब मैंने ब्लर किया और यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से आउट हुआ और यहाँ पे इन हुआ। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लर। अब यहाँ पे मुझे टारगेट करना है कि इनपुट से मैं जब ब्लर, इनपुट टेक्स्ट से मैं जब ब्लर हूँ तो वो ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करे। तो देखिएगा मैं जैसे ही यहाँ से इस बॉक्स में आया तो यहाँ पे क्लिक्ड लिखा हुआ आ गया। तो इससे फ़ायदा ये होता है ब्लर से कि हम वैलिडेट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है ये एम्प्टी ना हो, जो इसका टेक्स्ट है एम्प्टी ना हो रहे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ़, अब इसमें इनपुट टेक्स्ट डॉट ब्लर फंक्शन में अब दोनों पे ये काम कर रहा है, लेकिन अब हमने टारगेट करना है कि दिस वाला, कि जब जिससे वो ब्लर हुआ उसका जब वैल्यू, उसकी वैल्यू एम्प्टी हो। तो यहाँ पे इसके लिए एक कीवर्ड यूज होता है, दिस डॉट वैल या दिस डॉट वैल। अब हम यहाँ पे उसको चेक करना चाहते हैं। इसके लिए हम दिस डॉट वैल, ये है इफ दिस डॉट वैल एम्प्टी, उसको क्या करें, $दिस डॉट सेट फोकस, या यहाँ पे हम एक रिजल्ट में मैसेज डिस्प्ले करा लेते हैं, रिजल्ट डॉट HTML फील्ड मस्ट नॉट बी एम्प्टी। तो ये हम इस तरह के चेक लगा सकते हैं कि यहाँ पे मैं जैसे ही फोकस आउट किया मस्ट नॉट बी एम्प्टी लिखा हुआ आ गया। तो ये हमने एक चेक लगा दिया कि अगर तो वो, अगर मैं इसको कंफर्म भी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, लिखा कि एम्प्टी नहीं। तो अब मैंने जैसे
दिस डॉट वेल तो यहाँ पे हमारे पास ये आईडी हम दे लेते हैं यहाँ पे आसानी के लिए text1 और इसको आईडी इक्वल टू text2। अभी हम वो कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं करते, इसमें वो फिर लूप हमें चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं इसको text1 को डॉट ब्लर यहाँ पे text1, तो इसको रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये फिर लिखा हुआ है और जब मैं यहाँ पर लिख के एंटर करता हूँ इस नाम के एम्पटी, ये हाँ ये इसकी वैल्यू को एम्प्टी कर देता है, इस वजह से वो यहाँ पे इसको वो चेक कर लेता है कि ये वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू text1 डॉट वैल। अब हमने क्या किया कि जो भी इसकी वैल्यू है वो हमने इस वेरिएबल में रेस में सेव की। तो अब हमने चेक किया इफ रेस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, मतलब वो एम्प्टी है, अगर वो खाली स्ट्रिंग है तो तब वो मैसेज डिस्प्ले करे। तो मैं इसको यहाँ से जाता हूँ तो देखिए मैसेज आया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा और वापस गया, अब वो मैसेज नहीं आया, अब वो मैसेज यहाँ से गायब हो गया। तो हमने चेक सिर्फ इनको text1 पे लगाया, इसके ब्लर पे नहीं लगाया। तो इसको लिए हम अलग से इसका text2 का ब्लर लिख सकते हैं यहाँ पे अब मैं text2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे text2 लिख देता हूँ। अब इसको रन करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखा कुछ नहीं हुआ, जैसे इससे एग्जिट हुआ, इससे सॉरी text2 मैंने ऐड किया, text2 ब्लर फंक्शन text2 का इफ res1 res2, तो res1 तो यहाँ पे res2, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, मैसेज आ गया मसला एम्प्टी, इसमें मैंने लिखा कोई मैसेज आया। इससे जैसे मैंने एग्जिट किया तो कंसोल तो ये इसमें टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू आईडी इज इक्वल टू text2 प्लस text2 डॉट ब्लर फंक्शन text1 डॉट ब्लर फंक्शन। इसमें कोई मिस्टेक हो गई यहाँ पे हमसे, उसकी वैल्यू लेगा, text2 की वैल्यू लेगा और यहाँ पे डॉट हम इसको डिबग कर लेते हैं res2 में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये इस पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि मैं इसको देखता हूँ, थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, पॉज करके इसको करता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम मैंने थोड़ा डिबग किया इसको, तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये थी कि मैंने जब इसको text2 लिखा तो मैं इसको डबल कोट लगाना यहाँ पे भूल गया था और इस वजह से ये इसको परफॉर्म नहीं कर रहा था। मैंने इसको ये डबल कोट लगाया यहाँ पे इसको कंप्लीट किया। अब मैं ये प्रॉपरली काम करेगा, इसको मैंने यहाँ पे लिखा और ऐसे किया, तो ये देखें। तो ये ज़रूर गौर कीजिएगा कि आपने जो HTML लिखी है वो भी प्रॉपर हो, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो ये था तरीका हमारा इसको वैलिडेशन चेक करने का। इस तरीके से हम मुख्तलिफ़ किस्म की वैलिडेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं एनिमेशन इवेंट्स की। हमने बात कर ली, ये हमारे पास इवेंट्स के बेशुमार इवेंट्स हैं। आप यहाँ पे jQuery पे जाएँ, यहाँ पे इवेंट्स पे क्लिक करें तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्म के इवेंट्स हैं, कीबोर्ड इवेंट्स हैं, माउस इवेंट्स हैं। तो ये हमारे पास आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये ट्रैवर्सिंग जो भी मैं आपको पढ़ा रहा था इसका भी ये टॉपिक है। आप ट्रैवर्सिंग, फिल्टरिंग, मिसलेनियस ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इवेंट्स की। तो यहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र इवेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट के लोडिंग इवेंट्स होते हैं, इवेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर्म के इवेंट होते हैं, कीबोर्ड और माउस इवेंट्स होते हैं।
ठीक है। जैसे माउस इवेंट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास माउस इवेंट में क्लिक, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, डीवीएल क्लिक, होवर, माउस डाउन, माउस लीव, माउस मूव, माउस आउट अप, ये सारे फंक्शन होते हैं, टॉगल फंक्शन, ये सारे माउस के इवेंट्स हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी अपने फॉर्म के इवेंट्स देख सकते हैं और उनके मुताबिक ब्लर है, जैसे चेंज है, फोकस है, फोकस इन है, फोकस आउट है, बाइंड एन इवेंट इनटू फोकस इन इवेंट, फोकस आउट सेलेक्ट। तो इसको अब यहाँ पे एक बार देखते हैं सिलेक्ट को। तो यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दी हुई है, डेमो क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू द सिलेक्ट टेक्स्ट इन द इनपुट, समथिंग सिलेक्ट कर लिया उसने। तो हम यहाँ से फर्दर भी एग्जांपल देख सकते हैं। तो मेरा इस कोर्स का मकसद बेसिकली यही था कि आपको आइडिया हो जाए कैसे हम jQuery को यूज़ करते हैं। उसके बाद आप खुद jQuery.com पे जाके यहाँ से अपनी मर्ज़ी की मतलब फंक्शनैलिटी यहाँ से सर्च कर सकें। आपने सिलेक्टर्स पे काम करना है, आपने ट्रैवर्सिंग पे काम करना है, आपने यूटिलिटीज़ पे देखनी है, इवेंट्स देखने हैं, फॉर्म इवेंट्स देखने हैं। तो वो सारी चीज़ें, अगर आपने एक्सटेंशन देखनी है, यहाँ पे आपको jQuery की काफ़ी सारी एक्सटेंशंस मिल जाएंगी। जैसे jQuery एक्सटेंशंस में अगर हम जाते हैं तो इसकी एनिमेटेड एक्सटेंशन है, बटन, चेक बॉक्स, इक्वल, इवन, ये एक्सटेंशन है सारी इसकी। तो इन पे आप विजिबल, ये देखें एग्जांपल है, डिस्प्ले नन किया हुआ है तो उसको विजिबल कर देगा, शो फास्ट कर देगा। पहले उसकी डिस्प्ले नन था तो उनको हाई शो कर देगा। तो ये शो हिडन एलिमेंट्स यहाँ पे नज़र आ गए। तो आप बेसिकली, मेरा इस jQuery कोर्स का मकसद भी यही था कि मैं आपको सिखा सकूं कि बेसिकली jQuery क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। और ये है कि इसके क्या क्या फंक्शन हैं। मैंने बहुत आपको कम फंक्शन, मुझे पता है मैंने आपको बहुत कम इवेंट्स वगैरह, सेलेक्टर वगैरह बहुत कम बताए हैं। बाकी आप jQuery.com पे जाके वहाँ से देख सकते हैं और इसके अलावा इसके प्लगइन्स भी सर्च कर सकते हैं और उनको ईजीली आप, मेरे ख्याल में आप अपने किसी भी HTML, स्टैटिक HTML को इंटरेक्टिव बना सकते हैं यूजिंग आफ्टर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना ट्यूटोरियल क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।